रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस क्रेजी सो एपिसोड 15। मानिक मन्नत के कमर पर हाथ रखो से रेड कारपेट पर वॉक करने लगता है। सभी की नजर उन दोनों पर ही टिकी होती है। दोनों पर नजर टिकी रहने का वजह सिर्फ एक था, एक लड़की जो उसका चेहरा ढका था पर उसके बाद भी उसके शरीर की बनावट, उसकी खूबसूरती बेहद आकर्षक थी। उस रेड कलर के लहंगे में उसकी दिख रही वह गोरी कमर, वह हाथ, वो गर्दन, कुल मिलाकर चेहरा ढकने के बाद भी कयामत लग रही थी। वही मानिक जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे, दोनों का ही कॉम्बिनेशन कोई भी जोड़े की तरह नहीं था, पर फिर भी दोनों के पर्सनैलिटी एक दूसरे को टक्कर दे रही थी। सभी उठकर फोटो खींचने लगते हैं, मानिक मन्नत के कमर पर हाथ रखे किसी ट्रेंड मॉडल की तरह, जिससे सभी को शक भी नहीं हो कि मन्नत को चलने भी नहीं आता है। वही दादी धीरे से प्रताप जी से बोली, देखो ना कितनी खूबसूरत जोड़ी लग रही है मानिक की। इसे तो मैं अपने मानिक की बहू बनाकर रहूंगी, शायद यही कहना था या कुछ और, पर यह एक सुर्खी बटोरने वाली थी। कुछ देर में वहां से सारे शो खत्म हो जाते हैं। अब सभी लोग वो चेहरा देखने को बेताब थे, आखिर वो देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गए थे। मन्नत कपड़े चेंज कर देती है, तब तक इस कपड़े को पहनने वाली जो मॉडल थी वो उस कपड़े को पहनती है। उसे जब पता चलता है कि उसका नाम मानिक के साथ फेमस हो गया है तो उसके तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसे तो कोई फर्क नहीं था उसके जगह पर कौन था कौन नहीं। मानिक के साथ नाम जुड़ना, वह भी कंपनी के बॉस, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वही मन्नत अपने सामान को पैक कर रही थी। प्राची मन्नत के पास आते हुए बोली, मन्नत ये देख वीडियो तेरा तो छा गई मन्नत, सिर्फ आधे घंटे में 1 लाख व्यूज। मन्नत जब उस वीडियो को देखी तो उसमें मानिक और वह दोनों को ही दिखती है तो उसकी नज़र ठहर सी जाती है। फिर अगले ही पल वह अपने नज़रें फेर बोली, तैयारी कर, हमें कुछ देर में यहाँ से निकलना है। और हाँ, भले ही इस घूंघट में मैं थी पर यह हम कुछ लोग जानते हैं, पर मैं किसी के नाम पर थी। वहीं बैठा राजस भी यह सब देख भी रहा था, सुन भी रहा था। साथ में लहंगे के साथ साथ ज्वेलरी की भी बहुत तारीफ हो रही थी, यही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। अब नतीजे की बारी थी जहां ऋतिक की कंपनी काफी अच्छा प्रेजेंट दे चुकी थी, पर कॉरपोरेशन की कंपनी जो एक से बढ़कर एक डिजाइन दिया था वो काबिलिए तारीफ थी। पर अफसोस, नाम में भी पहला नाम कॉरपोरेशन का ही आया। सभी जोरों शोरों से स्वागत करते हैं मानिक, जो भले ही वॉक करने मानिक के नाम पर गया था, बट अब एक बॉस के हैसियत से वहां पर पहुंचता है और अपने कंपनी के स्टार्टअप और उसके बारे में बताता है। साथ में ज्वेलरी के लिए माहेश्वरी कॉरपोरेशन का भी नाम ऐड करता है। ये सुनते ही वहां पर राजस्व को भी बुलाया जाता है, राजस्व भी अपने ज्वेलरी ब्रांड का वहां पर प्रमोट करता है। आखिर कंपनी से जुड़ने का मेन मकसद यही था। वही यह सब देख रहे हैं और माहेश्वरी खानदान में सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। दादी प्रताप जी से फिर से बोली, काश मेरे दोनों पोते ऐसे ही साथ रहते तो कितना आगे बढ़ते। वैदेही दोनों को ही देखे जा रही थी। दोनों के ही आज यश को गाया जा रहा था, बट फिर भी कहीं ना कहीं उसे उन दोनों में एक अंतर दिख रहा था। राजस्व जो किसी की कंपनी को आगे बढ़ा रहा था, पर मानिक ने खुद की कंपनी, खुद के दम पर कंपनी आगे बढ़ाया था। वैदेही एक गहरी सांस लेती है और खुद के बगल में बैठ जय जी को देखती है, जो बड़े ही गर्व भरी नजर से मानिक को देख रहे थे। पर जैसे ही उनकी नजर वैदेही पर पड़ी तो वो अपनी नजरें फेर लेते हैं। वही इन सब का यश दूर बैठी एक लड़की अपने फोन में देखे जा रही थी, जो शायद इंडिया में नहीं लंदन में थी। वो एक टक उस वीडियो को देख रही थी जिसमें मानिक अपनी सारी बातों को बहुत सलीके से और मुस्कुराते हुए बताया जा रहा था। देखते ही देखते मानिक सभी का नेशनल क्रश बन गया था। उसकी स्टाइल, उसकी बात करने का तरीका, डाउन टू अर्थ होना, ये सभी के दिल जीतने वाला था। यहाँ तक कि कंपनी में कोई भी हाई डिग्री लेवल पर ना होते हुए भी इस कंपनी को इतने बड़े लेवल पर होना, सभी को मानिक की सोच अच्छा लगने लगा था। वही दूर बैठी एक लड़की उस फोन में देख रही थी। वही दूसरी लड़की एक टक देख रही लड़की से बोली, देखना यह शायद नई कंपनी की शुरुआत थी, और देखो ना कितना हैंडसम है बंदा। कौश इससे हम मिल पाए, बट हम कहाँ, वो कहाँ। ये सुनते ही वो लड़की खुद से बोली, मानिक शायद तुम तो मुझे भूल भी चुके होंगे कि मैं कौन हूँ। तुम्हें याद भी कैसे रहेगा, आखिर तुम कोमा में जो थे। अब जब तुम सही सलामत हो तो एक बार मिलना तो बनता है। ये बोलते हुए उस लड़की के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उस लड़की के छोटे छोटे हेयर जो कंधे तक आ रहे थे, उस पर अपनी पिक शॉर्ट सी फ्रॉक, काली आंखें, गोरा बेदाग चेहरा, वो लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो उठकर खड़ी होती है और अपने बगल में खड़ी लड़की को देख बोली, तो समझो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। लड़की उसे अजीब नजरों से देखी तो वह लड़की बोली, तुम्हें इस अभी अभी हुए इंटरनेशनल क्रश से मिलना है ना, तो इसका टिकट मेरे पास है।
ये बोल वो मुस्कुराते हुए अपनी ऊंची हील को खट खट करते हुए चली जाती है। वहीं पीछे बैठी लड़की उसके पीछे भागते हुए बोली, पर ये तो बताते जा कि कैसे। वहीं दूसरी तरफ कंपनी का नाम चारों तरफ फैल गया था। उसी के साथ रुहाना भी स्टेज पर आती है क्योंकि न्यू स्टाइलिश ड्रेस की डिजाइनर रुहाना ही थी। रुहाना भी अपने स्पीच को देती है। वहीं बैठा ऋतिक, जिसे अपनी हार का दुख तो था पर साथ में रुहाना की खुशी को देखते हुए उसे गर्व भी हो रहा था, हालांकि उसने अपनी फैमिली बिजनेस को रिप्रेजेंट किया था। वहीं कुछ देर बाद सभी शो से बाहर आते हैं। वहीं मानिक के साथ रुहाना दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं, सामने प्रताप जी, दादी वैदेही और जय, उन दोनों की मुलाकात हो जाती। मानिक ने जो रुहाना का हाथ पकड़ा था, रुहाना झट से अपना हाथ छुड़ाने को होती है कि मानिक उसका हाथ पकड़ लेता है। वहीं दूर खड़ी मन्नत भी अब तक वहां आ चुकी थी। राजस भी समर के साथ वहां पहुंच चुका था। सभी थोड़ी देर में वहां से निकलने वाले थे, तभी मानिक रुहाना का हाथ पकड़कर उसे ले जाने को होता है तो रुहाना इशारे से ना में सिर हिलाती है। ये देख मानिक उसका हाथ पकड़ आगे बढ़ते हुए प्रताप जी के सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें देखते हुए बोला, दादाजी, अभी तो आपने इस कंपनी की तारीफ सुन चुके होंगे, मैं आपको मिलवाना चाहता हूं अपनी बिजनेस पार्टनर और दोस्त रुहाना सिंघानिया से। ये सुन रुहाना से बोला, रुहाना, यह है मेरे दादाजी, द ग्रेट बिजनेसमैन माहेश्वरी खानदान के सीईओ, और यह है मेरी प्यारी सी दादी। दादी को देख रुहाना थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। दादी भी उसे प्यार से देखती हैं पर प्रताप जी की वजह से वो कुछ नहीं बोली। तभी मानिक आगे बोला, वैसे कहना तो नहीं चाहिए पर आपकी नज़र में ये हमारे दुश्मन की बेटी है, पर आपको पता है मेरे लिए मेरी यह वो लकी गर्ल है जिस समय मुझे हर किसी ने पराया समझा, इसने मेरा साथ देकर मेरे साथ बिजनेस बढ़ाया। आज मैं यदि इस मुकाम पर हूं तो सिर्फ और सिर्फ रुहाना की वजह से। कहने को ये सिर्फ मेरी 20% पार्टनर है, पर आज इसके डायरेक्शन पर ही मैं आज इस मुकाम पर हूं। रुहाना मानिक को ही देखने लगती है। मानिक ने खुद की क्रेडिट रुहाना को दे दी थी। यह कोई भी बिजनेसमैन या ये कहा जाए सफल बिजनेसमैन अपने क्रेडिट को अपनी वाइफ के नाम पर देखकर अपनी इज्जत बढ़ाता है, पर मानिक ने अपने क्रेडिट अपने दोस्त के नाम पर बताई थी। प्रताप जी रुहाना को देखते हुए बोले, जरूरी नहीं कि जो जैसा दिखता है वैसा ही हो, भूल गए क्या हुआ था हमारे साथ। ये सुन मानिक बोला, मुझे नहीं पता कि पास्ट में क्या हुआ था, पर मुझे इतना पता है कि जरूरी नहीं कि अगर एक इंसान गलत निकले तो सारे इंसान गलत हो। अब आप अपने ही घर में नजर दौड़ा लीजिए, दिखने में तो सारे चेहरे बेहद अच्छे हैं, पर इस चेहरे के पीछे किसका मुखौटा क्या है कोई नहीं जानता। ये बोल वो वैदेही के पास जाते हुए उनका भी पैर छू लेता है। रुहाना को देख वैदेही कुछ नहीं बोली तो मानिक बोला, माँ अपने बेटे को आशीर्वाद नहीं देंगी। ये सुन वैदेही मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख देती है। वही जय जी आगे बढ़कर कुछ कहते हैं, उससे पहले ही मानिक रुहाना का हाथ पकड़ वहां से निकल जाता है। जय जी के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। वही मानिक को रुहाना की ऐसी साइड लेते देख राजस्व का चेहरा काला पड़ गया था। वही सभी वहां से निकल जाते हैं। तभी मन्नत अपनी नजरें इधर उधर दौड़ा रूही से बोली, यह ईशा कहाँ है। ये सुन रूही अपना लगेज खींच कर ले जाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, ये बोल आगे चली जाती है। मन्नत रूही का लटका मुंह देखकर बोली, इसे क्या हुआ। पर अगले ही पल वह नजर दौड़ाती है। प्राची अब तक गाड़ी में जा चुकी थी, तभी उसे ईशा दिखती है। ईशा उसका हॉफ फेस दिख रहा था। ये देख वह आगे बढ़ जाती है, पर आगे बढ़ने के साथ साथ उसे एक और चेहरा दिखता है जिसने कि ईशा के हाथों को किसी ने पकड़ा था। जैसे ही मन्नत थोड़ी रुक एक साइड से छुपकर देखने की कोशिश करती है तो वहां कोई और नहीं ऋतिक था। उसे देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। ऋतिक जो कि ईशा का हाथ पकड़ उसे एक साइड ले जाते हुए बोला, ईशा मेरी बात सुनो। ईशा बोली, ऋतिक मेरा हाथ छोड़िए, कहीं ऐसा ना हो कि अगर घर में किसी ने देख लिया तो आपकी वजह से मुझे फिर से डांट पड़ेगी और मार भी। ये सुनते ही अचानक ऋतिक का चेहरा काला पड़ जाता है और वो उसे देख बोला, तुम्हें मार पड़ी, किसने मारा। ये सुन ईशा बोली, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आप अपने काम से काम रखिए। ये बोल वह झटके से अपना हाथ छुड़ा जाने लगती है। अगले ही पल ऋतिक उसे कमर से पकड़ फिर से खींचकर उसे अपने गले से लगा लेता है। ये देख ईशा उसके सीने पर मारते हुए खुद से दूर करने लगती है, पर ऋतिक उसे वैसे ही गले लगाए बोला, कुछ देर तक तो रहने दो, हो गया ना, माफी मांग रहा हूं ना, क्यों कर रही हो ऐसे। तुम्हें भी पता है कि मैंने ये सब क्यों किया, उसके बाद भी तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। वैसे भी तुम मुझसे नहीं मिलती, कम से कम 2 मिनट ही सही। उसकी इस तरह की बातें सुन अचानक ईशा रुक जाती है। ईशा को हाथ पैर न चलाते देख अविनाश उसे और कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेता है।
ईशा की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। अगले ही पल वही मन्नत जो सब कुछ देख रही थी वो खुद को संभालती है और वो मन ही मन बोली, ये तो ऋतिक सिंघानिया है। सिंघानिया, ये तो वही जो घर पर लोग नाम ले रहे थे। मेरा शक सही था। ये बोलते हुए वो गहरी सांस लेकर आवाज देती है, ईशा कहाँ हो? मन्नत की आवाज सुनते ही ईशा झटके से ऋतिक से दूर होकर बाहर चली आती है। ऋतिक भी उसे नहीं रोकता। मन्नत को देख ईशा बोली, चलो भाभी। ये कह वो उसके साथ चली जाती है। मन्नत कुछ भी नहीं पूछती। गाड़ी में चुपचाप मन्नत विंडो से बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। वह अपनी जिंदगी में खुद उलझी हुई थी, पर सामने ये सब देख और ईशा जो उसके दिल के सबसे ज्यादा करीब थी, उसे इस तरह देख मन्नत को देखा नहीं जा रहा था। उसे ना ही कुछ पता था, ना ही कोई बता रहा था, ना खुद ईशा बता रही थी। ये सब सोचते हुए ईशा थोड़ी परेशान थी। वही बगल में बार बार एक ही वीडियो को देख रही रूही जो आंखें गड़ाए थी, ये देख मन्नत बोली, रूही बस करो, कितनी बार एक ही वीडियो देखोगी? रूही उसी वीडियो को देख रही थी जिसमें मन्नत और मानिक एक साथ थे और वो वॉक कर रहे थे। ये देख रूही बोली, दी आप दोनों की तो जोड़ी छा गई, देखिए ना कितने सारे कमेंट्स आए हैं आप लोगों पर। ये सुन मन्नत बोली, यह मेरे लिए नहीं उस मॉडल के लिए आए हैं। ये सुन रूही बोली, पर ये तो आप ही हो ना। ये सुन मन्नत कुछ नहीं बोली तो रूही अपने फोन को बंद कर मन्नत को गौर से देखते हुए बोली, एक बात पूछूं? ये सुन मन्नत उसे देखी तो रूही बोली, अगर आप अनमैरिड होते तो क्या आपके भी क्रश मानिक जी नहीं होते? ये सुनते ही मन्नत उसे हैरानी से देखने लगी। हालांकि क्रश की बात तो अलग थी, उसे तो खुद शक था, या फिर यह कहा जाए उसके दिल को पूरा यकीन था कि मानिक ही वह अजनबी इंसान है। पर रूही की ऐसी बातें सुन उसे कुछ तो जवाब देना था। वो उसे देख बोली, पर मैं मैरिड हूं। ये सुन रूही विंडो के बाहर देखते हुए बोली, आजकल मैरिड लोग भी एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर चलाने लगे हैं। ये सुन मन्नत झटके से रूही को देखी तो रूही बाहर देख रही थी। रूही की बात मन्नत के दिमाग में चलने लगी। एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर, ये सोच वो अपनी आंखें बंद कर सर से टीका लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी घर पर आ चुके थे। घर पर आने पर मेनका ने पहले से ही सेलिब्रेशन पार्टी रखा था। सभी अंदर जाते हैं तो वहां पर डेकोरेशन देख सभी शॉक्ड होते हैं और साथ में खुश भी। तभी मानिक को देख मेनका बोली, कंग्रेचुलेशन माय सन। ये सुन मानिक मेनका से गले लग जाता है। अतुल भी मानिक को बधाई देता है। वहीं नीति भी उसके जाकर गले लग जाती है। वहीं राजस भी हाल में आता है। वहां पर सेलिब्रेशन देख वो अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाने लगता है। तभी नीति बोली, भाई ये सेलिब्रेशन आपका भी है? ये सुन राजस बोला, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये बोल जाने लगता है। तभी मन्नत आगे बढ़कर राजस का हाथ पकड़ लेती है। राजस पीछे मुड़ मन्नत को देखने लगा तो मन्नत बोली, जब घर के सारे फैमिली मेंबर यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? ये सुन राजस कुछ कहता कि मन्नत जबरदस्ती राजस का हाथ पकड़ खींच लाती है। ये देख दादी मन ही मन खुद से कहती है, तुम ही हो जो मेरे घर के सभी लोगों को जोड़ सकती हो। वही मानिक तो बस राजस और मन्नत के हाथों को ही देखे जा रहा था। उसका मूड ही खराब हो जाता है। उसके दिमाग में फिर से वही सब चलने लगता है जब मन्नत राजस को किस करने जा रही थी। यह सब याद आते ही वह वहां से जाता। उससे पहले ही नीति उसका हाथ पकड़ बोली, अब आप कहाँ जा रहे हो? जल्दी से आओ। नीति केक कट करवाती है। राजस दूर ही खड़ा रहता है। मानिक केक काटकर मुस्कुराते हुए सभी को केक खिला देता है। आखिर उसके सेलिब्रेशन के लिए इतने प्यार से जो तैयारी की गई थी वो सभी को खिलाया, यहाँ तक कि राजस को भी। पर जब बारी मन्नत की आती है तो वह उसे सीधे इग्नोर कर देता है। ये देख मन्नत देखते ही रह जाती है। अगले ही पल मानिक उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्राची और रूही भी अपने घर पर पहुंचते हैं। रात काफी होने की वजह से प्राची दीक्षित हाउस ही रुकने वाली थी। वो अंदर जाती है तो अंदर सुमित्रा जी और चित्रा दोनों ही बैठे थे। उन दोनों को आते ही दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। प्राची उन दोनों के गले लग जाती है। वही सुमित्रा जी रूही को अपने पास बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, हमने टीवी में देखा कितनी खूबसूरत लग रही थी आप, यह न वो रूही को देखने लगी। रूही का चेहरा उतरा था। ये देख अपने कमरे से बाहर आते हुए समीर बोला, क्या बात है द मॉडल रूही दीक्षित, इतना ज्यादा उदास? हमें तो लगता था आते ही तू अपनी एटीट्यूड देगी, पर तुम तो यहाँ गुमसुम हो। ये सुन रूही गुस्से में उठकर खड़ी होते हुए बोली, भाई अगर आपको किसी को मॉडल ही बुलाना है तो आप मन्नत दीदी को बुलाए, शायद मैं नहीं वो है। ये सुन सभी रूही को ही देखने लगे। ये देख रूही वो वीडियो दिखाते हुए बोली, ये देख रहे हैं? ये सुनते ही सभी देखते हैं। तभी चित्रा बोली, अरे हाँ हम तो तुझसे पूछने ही वाले थे, यह इतनी खूबसूरत परी है कौन? जब दुल्हन के जोड़े में घूंघट में इतनी सुंदर लग रही है तो दिखने में कितनी सुंदर होगी।
तभी सुमित्रा जी बोली, और देखो ना मानिक के साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। फिर से उन दोनों की इस तरह की तारीफ सुन रूही गुस्से में बोली, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं वो कोई और नहीं मन्नत दी है। ये कह वो वहां से चली जाती है। सभी थोड़े शॉक थे, पर रूही का चले जाना भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। तभी प्राची उन दोनों को देखते हुए बोली, आप दोनों परेशान ना हो, आपको तो रूही का नेचर पता ही है। वह बात ये थी कि ऐसी सिचुएशन में मन्नत को ऐसा करना पड़ा और मन्नत का वीडियो वायरल हो गया और रूही थोड़ी सी खुद को लेकर पजेसिव है। ये सुन चित्रा बोली, मुझे इसकी यही हरकत तो नहीं समझ आती। वही रूही अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है, अगले ही पल उसके सामने वो सारा नजारा चलने लगता है और वह रोने लगती है। वही सुमित्रा जी समीर से बोली, तुम्हें पता है कि राघव कब आएगा? उस लड़के का तो कुछ अता पता ही नहीं है। कुछ दिन से ना घर में दिख रहा है ना ही कोई बात। शादी नजदीक आने वाली है, इसे तो कोई चिंता ही नहीं है। ये सुन समीर बोला, उसकी कुछ मीटिंग थी इसलिए वो 2 दिन के लिए बाहर गया है, वो आने ही वाला है, आप परेशान मत हो। ये सुन सुमित्रा कुछ नहीं बोली। ऐसे ही दिन बीतता गया। अब शादी को भी 1 हफ्ते ही रह गए थे। 2 दिन बाद राघव की भी वापसी थी। वही मन्नत प्राची इन 2 दिनों में पहले कॉलेज का कुछ फॉर्म और प्रैक्टिकल भी देकर वो ऑफिस के लिए सोची। वहीं दूसरी तरफ मन्नत भी सिंघानिया ग्रुप के बारे में बहुत कुछ पता कर चुकी थी। जितना वह जान सकती थी उतना वह जान गई थी। अब उसे यदि पता लगाना था तो ये कि आखिर माहेश्वरी और सिंघानिया के बीच में ऐसा क्या है जो ये लोग एक दूसरे के इतने कट्टर बने हैं। वहीं आशी भी अपने प्रोजेक्ट में बिजी थी, साथ में उसके ऊपर नीति के शादी का भी कॉन्ट्रैक्ट था। वह अपने चेयर पर बैठे आंखें बंद कर लेटी थी। वो दुविधा में फंसी हुई थी, जैसे उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो। वो रुबीना को अपने कैबिन में बुलाती है। रुबीना जैसे ही केबिन में आए, आशी रुबीना से पूछी, मैंने तुम्हें मिस्टर राघव के बारे में पता लगाने को बोला था, पता चला? ये सुनते ही रुबीना अपनी थूक गटकती है, क्योंकि आशी थोड़ी सख्त आवाज में पूछी। ये देख रुबीना बोली, जी हमें पता चला कि वह 2 दिन के लिए कहीं गए थे और वह आज उनकी वापसी है। ये सुन आशी बोली, ओके। ये बोल उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शाम हो चुकी थी। मन्नत भी ऑफिस से वापस आ चुकी थी। इन 2-3 दिनों में उसे मानिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा मानिक कहीं ऑफिस के काम से गया है। यही उसके लिए सही मौका था। रात को खाना खाने के बाद जब सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं तो मन्नत अपने कदम धीरे धीरे मानिक के कमरे की तरफ बढ़ाती है। वो इधर उधर देखी कोई है तो नहीं। वो धीरे से मानिक के कमरे में घुस जाती है। उसके कमरे में घुसते ही उसे जैसा कि उसे उम्मीद थी उसका कमरा उसे वैसा ही दिखता है। ये देख खुद से बड़बड़ाती है, यह मानिक जी भी ना कभी नहीं सुधर सकते हैं। नीचे से कुछ कपड़ों को उठाकर जो गंदे थे उसे एक जगह इकट्ठा कर बाकी के कपड़ों को एक जगह करने लगती है। चारों तरफ उस कमरे को ठीक करने लगती है। ऐसा करते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मन्नत खुले बालों को लपेट उसको एक जुड़ा बनाती है और अपने दुपट्टे को साइड कर बेडशीट को हटा दूसरी बेडशीट के लिए उसके अलमीरा को खोलती है और बेडशीट निकाल बिछाने लगती है। मन्नत ये सब करने में भूल चुकी थी कि वो किसी और के कमरे में है। वही मन्नत सारे कपड़ों को इकट्ठा कर अंदर बाथरूम में रख देती है और बाहर आकर अलमीरा को देख बोली, मन्नत इसे तो तुमने बंद ही नहीं किया। ये बोल वो अलमीरा को बंद करने को होती है, तभी उसकी नज़र किसी चीज पर पड़ती है। नजर पड़ते ही वह ना चाहते हुए अपने हाथ आगे बढ़ा उस चीज को छूने के लिए आगे बढ़ती है। पर एक बार के लिए सोचती है वह देखे या ना देखे, पर बार बार उसका मन उसी जगह पर टिक रहा था। ये देख वो उस चीज को उठा लेती है और जैसे ही उठाती है वैसे ही उसे चीज को देख वह हैरान हो जाती है। वो एक कान का झुमका था। वह झुमका तो उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। जाना पहचाना क्यों ना लगे, वो झुमका उसी का था। वह याद करने की कोशिश करने लगती है। उसे याद आता है कि यह झुमका उस दिन खोया था जब वो उस अनजान शख्स से टकराई थी जो उसकी जिंदगी में एक तूफान बनकर आया था, जिसने उसे उसको उस गुंडों से बचाया था। उन आंखों की पहली झलक से ही उसे प्यार हो गया था। ये सब याद करते ही अचानक मन्नत 2 कदम पीछे हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। जैसे ये सबूत था मानिक का वह अनजान शख्स होना। वो और भी ज्यादा इससे सोचती या समझती, पीछे से एक भारी आवाज आई, मेरे कमरे में बिना मुझसे परमिशन लिए तुम आई कैसे? ये सुनते ही अचानक मन्नत पीछे देखी तो वहां पर मानिक खड़ा था, जिसके कोट उसके हाथ में था। उसने अपने शर्ट के लगभग आधे बटन खोले हुए थे, उसके बाल मैसी हो चुके थे और आंखें लाल। जैसे वो एक कदम बढ़ाता है मन्नत को एहसास हो जाता है कि उसने ड्रिंक की है। यह एहसास होते ही मन्नत झटके से अलमीरा के दरवाजे को बंद कर देती है। ये देख मानिक उसे देख बोला,
मैंने तुमसे कुछ पूछा, मेरे कमरे में तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनते ही मन्नत एकटक मानिक को ही देखे जा रही थी और वो उसे देख बोली, आपके कमरे में आने की आप मुझसे पूछ रहे हैं ना? तो फिर आप भी मुझे मेरे सवालों के जवाब दीजिए। ये सुनते ही मानिक के कदम रुक जाते हैं और वो उसे देखने लगा। तभी मन्नत बोली, आपको किसने हक दिया मेरी जिंदगी में बिना मेरी परमिशन के आने के लिए? ये सुन मानिक बोला, क्या बकवास कर रही हो? ये सुनते ही मन्नत अपनी कदम आगे बढ़ाते हुए बोली, क्यों किया आपने ऐसा? आखिर मुझसे ऐसी भी क्या गलती हो गई थी जो आपने मेरे साथ ये सब खेल खेला? ये बोल वो उसके और करीब चली जाती है। ये देख मानिक उसे हाथ दिखाते हुए बोला, वहीं रुकना। ये सुन मन्नत बोली, क्यों? जब आपकी मर्जी होगी तब आप मेरे करीब आते हैं, जब भी आपका मन करता है तब आप मुझे छूते हैं। अब मैं आपके इस तरह करीब भी नहीं आ सकती। क्यों? आखिर ये दूरी क्यों? आप ही थे ना जिसने मुझे खुद के करीब आने पर मजबूर किया। ये बोलते हुए उसके आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। मानिक उसे देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो, या फिर तुम जिसकी बात कर रही हो वह मैं नहीं हूँ। शायद तुम भूल गई, या फिर मुझे याद दिलाते दिलाते तुम खुद गुम हो चुकी हो कि तुम मेरी क्या लगती हो। मानिक इसके आगे बोलता ही तभी मन्नत उसके होठों पर उंगली रख उसे चुप कर देती है। मानिक उसे देखने लगा तो मन्नत उसके और करीब आते हुए बोली, आपको पता है जब उस दिन के बाद आप मुझे छोड़कर गए मैं कितना रोई, कितना तड़पी, कितना आपको मिस किया, कितना आपको फोन किया पर आप नहीं आए। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? ये बोल वो रो देती है। मन्नत इस समय भूल चुकी थी कि सामने कौन है या कौन नहीं। उसे तो बस ये दिख रहा था कि यह वह अनजान शख्स है जिसका आज उसे सबूत मिला था और वह अपने मन की सारी बातों को कह देना चाहती थी। मानिक मन्नत को ही देखे जा रहा था। तभी मन्नत आगे बढ़कर कानिक के सीने से लग जाती है। ये होते ही अचानक मानिक आंखें बंद कर लेता है। मन्नत उसके सीने से ही लगे रोते हुए बोली, बहुत दर्द होता है, इतना दर्द कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। यह कह वह और कसकर मानिक को पकड़ लेती है। वही मानिक उसके ऐसे कहने पर बहकने लगा था। उसके हाथ मन्नत की पीठ पर कसते चले जाते हैं पर मन्नत की पीठ को छू की पाता बातें उससे पहले ही मानिक को फिर से वो पल याद आते हैं जब मन्नत और राजस को एक दूसरे के करीब जाते देखा था। मन्नत को राजस को किस करते हुए देखा था। ये सब याद करते ही उसके हाथ झटक दूर हो जाते हैं और वह मन्नत को एक झटके से दूर करते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम पागल हो चुकी हो कि तुम कौन हो? ये सुन मन्नत हैरानी से मानिक को देखने लगी है। मानिक उसे देखते हुए बोला, तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, यदि तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ा है तो जाकर इलाज करवाओ, ना कि यह बहकी बहकी बातें करके मेरा दिमाग खराब करो। ये बोल मानिक उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोला, जाओ यहाँ से, मेरे कमरे से। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें देखकर गलत समझे और उंगली मेरे पर भी और तुम्हारे पर भी उठ जाए। मानिक की यह बात सुन मन्नत को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो गुस्से में मानिक को झटके से सामने करते हुए बोली, तो इसका मतलब आप वह अजनबी इंसान नहीं है? ये सुन मानिक उसे देखते हुए, कौन अजनबी इंसान? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, नहीं जानता मैं उसे अजनबी इंसान को। ये सुनते ही मन्नत अपने हाथ में पकड़े उस झुमके को मानिक के सामने दिखाते हुए बोली, तो फिर यह क्या है? यह मेरा कान का झुमका जो आज से 3 साल पहले उसे अजनबी शख्स के पास था, यह आपके पास कैसे? ये सुन मानिक एक पल के लिए देखता ही रह जाता है। अगले ही पल मन्नत के हाथ से वह झुमका छीनते हुए बोला, क्या तुम श्योर हो कि यही कान में का सबूत है तुम्हारे उस अजनबी इंसान का? ये सुन मन्नत बोली, हाँ यह मेरी उस दिन की निशानी है। क्या अभी आपके पास कोई वजह है झूठ बोलने का? ये सुन मन्नत उसे देखने लगा और अचानक हंसने लगता है। उसके हंसने की आवाज सुन मन्नत हैरानी से उसे देखने लगी तो मानिक हंसते हुए बोला, नशा मैं करके आया हूं पर ऐसा लग रहा है चद तुम पर रहा है। ये बोल वो सोफे पर जाकर बैठ जाता है और पैर पर पैर रखते हुए बोला, तो मिसेज महेश्वरी, ये झुमका मेरा नहीं मेरे दोस्त की निशानी है। ये सुन मन्नत नासमझी में देखती है तो मानिक बोला, यह मेरे दोस्त जिसने अपने आखिरी वक्त में मुझे ये देकर गया था कि यह उसके किसी प्रेमिका की है। ये सुन तो मन्नत के जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मानिक का ये कहना कि यह झुमका उसके दोस्त के प्रेमिका का है और अपने आखिरी वक्त में वह उसे देकर गया था, ये सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो असमंजस में मानिक को देखने लगती है और खुद को पूछने से रोक नहीं पाती। शायद वो मानिक के कहे हुए शब्दों को दोबारा सुनना चाहती थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। वो मानिक को देख बोली, मानिक जी आपने क्या कहा? अभी यह झुमका आपके किसी दोस्त का है? और वो ये बोलते ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, मन में घबराहट और अजीब सा डर। ये सुनते ही मानिक बोला, हाँ वो दोस्त जो कुछ समय पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। ये सुन तो जैसे मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। मानिक उसे एकटक देख ही जा रहा था। मन्नत काफी देर तक वैसे ही बैठी रही और सिसकती रही। फिर कुछ सोच वह मानिक को देखकर बोली, मुझसे झूठ बोल रहे हैं आप। न जाने क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं नहीं मानती। ये सुन मानिक बोला, यह मानने ना मानने वाले क्या बात है, और यदि अगर ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ है तो मैं तुमसे भला क्यों झूठ बोलूंगा। और वैसे भी तुम्हारा उस शख्स के साथ कोई रिलेशन थोड़ी है जो मैं झूठ बोलूंगा। और वैसा भी 1 मिनट कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि यह झुमका तुम्हारा है और वो इंसान वो अनजान शख्स। ये सुन मन्नत उसे अपने लाल आंखों से देखी तो मानिक बोला, अब तुम यह मत कहना कि तुम ही उसकी प्रेमिका हो। ये सुनते ही मन्नत उसे चिल्लाते हुए बोली, बस करिए मानिक जी बस। कब से आपकी बकवास सुने जा रही हूं। और सही कहा आपने, आप वो इंसान हो ही नहीं सकते जो किसी के प्यार की कदर ना करें। और हाँ सुन लीजिए, यदि मेरे प्यार को कुछ होता तो मेरी सांसें चल नहीं रही होती। यदि उन्हें कुछ हुआ होता तो मेरी आंखें उन्हें आने की उम्मीद ना की होती। मुझे नहीं पता कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये बोलते हुए वो उठकर खड़ी होती है और मानिक के सामने जाकर खड़ी होकर बोली, हाँ ये सच है कि मुझे पूरा यकीन था कि आप ही हो सकते हैं। आपका बार बार करीब आना, मुझे उस इंसान का एहसास याद आ जाता है। पर नहीं, गलतियां सबसे होती है, गलतियां मुझसे भी हुई। आप जैसा इंसान जो ना जाने कितनी लड़कियों के पीछे पागल होता है। आप जैसा इंसान जो किसी एक पर टिक नहीं सकता। आप जैसा इंसान जो किसी के प्यार की कदर नहीं करता। आप जैसा इंसान जो किसी के भाव को मजाक उड़ाता है। वो मेरा अजनबी इंसान नहीं हो सकता। ये बोलते हुए वह मानिक की आंखों में आंखें डालकर बोली, उस अजनबी ने मेरे जिस्म को नहीं मेरे रूह को छुआ है और मेरा रूह चीख चीख कर कहता है कि मेरा प्यार कभी मरा नहीं। और हाँ, आज के बाद आप मुझसे और मेरे मामलों से कोसों दूर रहेंगे, नहीं तो मैं आपके साथ क्या करूंगी इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये बोल मानिक को देखते हुए अपने कदम पीछे लेती है। उसकी आंखों से आंसू आ जाता है और अगले ही पल वो वहां से चली जाती है। मानिक उसे जाते हुए देखता ही रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू की बूंद टपक कर नीचे गिर जाती है और वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और खुद से कहता है, मन्नत मन तो किया तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। यही तो चाहता था कि तुम मेरे वजूद से रूबरू हो जाओ। यही तो चाहता था कि तुम मुझ में उस अजनबी इंसान को ढूंढ लो। यही तो चाहता था कि तुम ना चाहते हुए मेरे करीब दौड़ कर आओ। यही तो चाहता था कि तुम मुझे खुद के लबों से जोड़ने के लिए बेकरार हो जाओ। फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, पर अफसोस शायद हमारा मिलना इतना आसान नहीं है। ये बोलते हुए वो खुद से कहता है, जब तक मैं वह काम ना कर लूं जिसके लिए मैंने तुमसे खुद को दूर किया है, तब तक मैं खुद की आइडेंटिटी को तुम्हारे सामने नहीं लाऊंगा। पर हाँ, ये तुम्हारी सजा है उस राजस्व के करीब जाने की। मेरा दिल बोलता है कि तुम आज भी मेरी हो, पर फिर भी तुमने उसके पास जाने की हिम्मत की। इसकी सजा यही है कि जैसे मैं दर्द में हूं वैसे तुम भी रहो। ये बोलते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही मन्नत अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। आंखों से आंसू बह चले थे, पर मन ही मन कुछ प्रण करती है और खुद से कहती है, मुझे नहीं पता आपने ये सब क्यों कहा। और मैं आज भी कहती हूँ आप ही वो इंसान हो। पर यदि आपको मुझसे दूर रखने का शौक है तो फिर मैं भी आपको यह एहसास दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी कि आपने जो किया उससे कितना तकलीफ होता है। मन्नत को भले ही मानिक ने उसे दर्द देने की कोशिश की, हालांकि एक पल के लिए मन्नत को ये भी लगा कि मानिक सही कर रहा है, पर उसका दिल ये ठान चुका था और उसने अपने तरीके से सोच लिया था कि उसे क्या करना है। मानिक की क्या मजबूरी थी कि वह ऐसा कर रहा था, ये कोई नहीं जानता। वही मन्नत जिसने ये ठान लिया था कि वह मानिक को भी एहसास दिलाएगी खुद के प्रति तड़प का, उसे रिश्ते का उल्लंघन करने का जो मानिक ने किया था। अब आगे क्या होने वाला था ये तो ऊपर वाला ही जाने, पर अभी के लिए मानिक का ऐसा बोलना मन्नत को सच में दर्द दिए जा रहा था, क्योंकि जब से उसे फील हुआ था कि मन्नत और अजनबी इंसान एक हैं, तब से वह मानिक के करीब जाना चाहती थी, शिकायतें करना चाहती थी, उससे बहस करना चाहती थी। पहली बार उसका दिल सारे रिश्तों को तोड़ने के लिए मजबूर था, पर मानिक ने ऐसा कुछ नहीं करने दिया। पर मन्नत के पास अभी और भी ऐसे कुछ थे जो उसे सच पता करना था, और वह था उन आंखों का सच। आखिर हर चीज, हर एहसास, हर छुवन तो था, पर आंखें, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। शादी के लगभग 4 दिन बच गए थे। इन 4 दिनों में अब घर में एक अलग ही रौनक छाई थी। नीति की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से हो चुकी थी। वही दीक्षित हाउस में इक्वल्स राघव अपने कमरे में इस समय मीटिंग कर रहा था। सुमित्रा जी जैसे ही आए वह राघव को देख घूरने लगती है। राघव अपनी मां को खुद को ऐसे घुरते देख उन्हें इशारे से 5 मिनट का समय मांगता है। ये देख सुमित्रा जी गुस्से में उसका अलमीरा खोलती है और सारी कपड़ों को देखने लगी। हर जगह ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े देख उनका तो जैसे दिमाग ही खराब हो जाता है।
लगभग 10 मिनट बाद जब राघव की मीटिंग खत्म होती है तो वह अपनी माँ को ऐसे गुस्से में देख उनके पास जाते हुए बोला, मॉम क्या हुआ, आप ऐसे क्यों गुस्से में खड़ी हो। ये सुनते ही सुमित्रा पीछे घूमती है और उसके गाल पर प्यार से चांटा लगाती है। ये देखकर राघव बोला, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, यह मुझे बात बात पर अपना गुस्सा निकालने के लिए थप्पड़ मत मारा करो। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। यह सुनते ही सुमित्रा उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हें थप्पड़ की पड़ी है, मैं तो तुम्हें तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हें कान पकड़कर ना डंडे से पिटूं तो फिर मेरा नाम बदल देना। बीवी की नाम सुनते ही राघव एक पल फिर सुन्न खड़ा रह जाता है। 4 दिन बाद शादी थी, उसका मन बेहद उदास था, बट उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। अगले ही पल मुस्कुराते हुए बोला, माँ मतलब कि शादी के बाद आपको अपने बेटे से प्यारी अपनी बहू हो जाएगी। ये सुन सुमित्रा जी खुश होते हुए, ये भी कोई पूछने की बात है, मेरा एक मेंबर और बढ़ जाएगा तुम्हें सबक सिखाने में। कम से कम शायद तब तुम सुधारो। ये बोल अलमीरा से कपड़े को निकाल बेड पर फेंकते हुए बोली, ये सब क्या है, ये तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। ये काला रंग, ये सफेद रंग की सब क्या है बेटा, मुझे तो समझ नहीं आता कि नीति ने तुम्हें देखकर क्या ही पसंद कर लिया। ये सुन राघव अपनी माँ को कंधे से पकड़ उन्हें बिस्तर पर बैठाते हुए बोला, माँ अब मेरे कपड़ों को देखकर आप मेरी बीवी के नाम पर ताना क्यों दे रहे हो। तभी डोर से चित्रा आते हुए बोली, ताना नहीं, ये तुम्हें सिख है, अभी से मन की बात सुन लो, नहीं तो बीवी की बात सुनोगे तो अपनी माँ के चप्पल जूते ही खाने की बारी आ जाएगी। ये सुन राघव बैठते हुए बोला, वैसे आइडिया सही है चाची, बीवी की बात मानना तो एक गर्व भरी बात है, क्यों माँ। ये सुन सुमित्रा जी उसे आंखें दिखाते हुए, तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे। ये कह वह उसके पीठ पर मरती है तो राघव हंसने लगता है। उसे ऐसे हंसते देख सुमित्रा जी उसका चेहरा प्यार से पकड़ माथे को चूमते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे ही हंसते रहा करो, इतना सीरियस मत रहा करो। बेटी तो कितनी जल्द ब्याह कर चली गई, कभी कभी बात होती है लेकिन तुम भी अपने काम में बिजी रहते हो, मैं तो बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। ये सुन डोर से खड़ी रूही बोली, हाँ क्यों नहीं, आपकी एक बेटी चली गई, एक बेटा पराया हो गया, बाकी हम दोनों तो पराए हैं। रूही की बात सुन सुमित्रा जी उसे देखती हैं तो वहां पर रूही और सुमित दोनों ही खड़े थे और दोनों का ही मुंह एक जैसा ही लटका था और दोनों ही राघव को घूरे जा रहे थे। ये देख राघव धीरे से सुमित्रा जी से कहा, देख रही हो ना माँ दोनों का मुंह। ये देख सुमित आगे आते हुए राघव को दूर धकेलते हुए बोला, ये बस तेरी माँ नहीं है, मेरी भी माँ है। ये कह वह सुमित्रा जी के गोद में सर रखते हुए लेट जाता है। ये देख राघव कुछ कहता तभी सुमित उसे जोर से पैर से मारता है जिससे राघव दूर हो जाता है। ये होते ही बस फिर क्या था, दोनों के बीच में एक दूसरे की मुक्काबाजी होने लगती है। अगले ही पर दोनों बिस्तर पर चढ़कर एक दूसरे को ही पीटने लगते हैं। ये देख सुमित्रा जी गहरी सांस लेते हुए बोली, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। ये बोल वह चित्रा के साथ चली जाती है। वही रूही उन दोनों को देखे जा रही थी। उसे मन्नत की याद आ जाती है, हालांकि मन्नत थोड़ी सीरियस रहती थी बट फिर भी वह रूही के साथ पूरी बच्ची बन जाती थी। रूही को अपनी कही हुई बातें भी याद आती है जो उसने मन्नत से कही थी। ये सब सोचते हुए वह खुद से कहती है, क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। वही अगला दिन सभी भरपूर तैयारी दिखा रहे थे। लोकेशन भी तय हो चुका था कि दोनों ही परिवार एक ही जगह पर रहकर यह सारी रस्म करेंगे, ये महेश्वरी परिवार ने सोचा। पर रेखा जी और रामनाथ जी दोनों ही प्रताप जी के घर पर गए थे। दोनों ही इस बात को कहने में थोड़ी हिचकिचा रहे थे। ये देख माधुरी जी बोली, क्या बात है रेखा जी, जो भी बात है आप सही सही कहिए ना, इतना ज्यादा क्यों हिचक रहे हैं। ये सुन रेखा जी बोली, दरअसल हमारे इकलौते बेटी की शादी है और हम अपनी बेटी की शादी गांव से करना चाहते थे। हमारा गांव यही पास के 40 किलोमीटर दूर रामपुर में है, वहां हमारा पुश्तैनी घर और जमीन भी है, वहां पर हमारे कुछ परिवार के भी लोग हैं, तो हमने सोचा था कि राघव की शादी वहीं से होगी। ये सब सुन सभी एक दूसरे को देखने लगे हैं। तभी वैदेही जी बोली, पर यहाँ पर हमारे भी काफी रिश्तेदार हैं, नीति भी हमारे घर की चहेती है और उसकी शादी हम पूरी धूमधाम से करना चाहते थे। ये बात सुन रेखा जी और राजनाथ जी का थोड़ा चेहरा उतर जाता है। तभी प्रताप जी कुछ कहते कि सीडीओ से उतर रहा मानिक बोला, इतनी छोटी सी बात के लिए मेरी ब्यूटीफुल दादी अपना चेहरा क्यों लटका रही है। ये सुन सभी उधर देखे तो मानिक आकर दादाजी का पैर छूते हैं और दादी को गले लगा लेता है। ये देख दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यहाँ पर आने पर एक मानिक ही था जिसको देखकर उन्हें एक अलग से फीलिंग आती थी। तभी मानिक बोला, आप अगर वहां से शादी राघव की करना चाहती है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दादाजी ने हमेशा कहा है कि रामपुर में उनका भी बचपन बीता हुआ है। ये सुन प्रताप जी बोले, पर
ये सुन मानिक बोला, पर वह क्या, हमें भी गांव की खुशबू का आनंद लेना चाहिए। आप ही कहते थे ना कि हम जैसे निकम्मे गांव की परंपरा को क्या ही जाने। अब यही मौका है, गांव को भी देख लेते हैं, वहां के कुछ रीति रिवाज को भी। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारी नीति की शादी को इस एरिया में करना भी है तो हम यहाँ पर एक बड़ा सा रिसेप्शन दे देंगे, शादी का सिंपल। मानिक को इतना सिंपल तरीके से सॉल्यूशन निकलते देखा प्रताप जी और दादी एक दूसरे को देखते हैं। तो दादी बड़े घमंड बड़ी आंखों से बोली, मेरा पोता है। ये सुन प्रताप जी का मुंह बन जाता है, जिसे देख मानिक को हंसी आ रही थी और वह अपनी दादी को आंख मार देता है। वही दादी हाथ जोड़ते हुए बोली, फिर हमें चलना चाहिए। ये सुनते ही माधुरी जी बोली, अरे ऐसे कैसे, जब तक सुबह का नाश्ता नहीं कर लेंगे आपको कहीं नहीं जाना। ये सुन रेखा जी बोली, अब गांव जाना है तो वहां के लिए हमें सारी तैयारियां भी तो करनी होगी ना। ये कह वह उठती है और बोली, मन्नत कहीं नहीं दिख रही। यह सुन मन्नत नीति के साथ नाश्ते को बाहर लाते हुए बोली, मैं यहाँ हूँ दादी, और आप लोगों के लिए आप लोगों का नाश्ता बना रही थी। चलिए लिए बिना खाए आप लोग को कहीं नहीं जाना। ये बोल नाश्ते को टेबल पर रखती है और दादी दादा के पास जाकर उनका हाथ पकड़ खींचकर वो चेयर पर बैठाती है। मन्नत का चेहरा पूरी तरह से खिला हुआ था। ये देख मानिक हैरानी से देखने लगा। उसे लगा था उसकी आंखें सूजी होगी, या वह रो रही होगी, या वह उदास होगी, पर उसने मन्नत को जस्ट ऑपोजिट में ऐसा सोचने की उम्मीद भी नहीं की थी। मन्नत सभी नाश्ते को रखते हुए वह वैदेही जी से भी बोली, माँ चलिए उठिए। वैदेही जी हाँ मैं सिर हिलाती है। वही मानिक मन्नत की देखते हुए वह जाने लगता है तो पीछे से मन्नत आवाज लगाती है, मानिक जी। मानिक जम सा जाता है। आज पहली बार मन्नत ने बड़े ही कॉन्फिडेंस तरीके से सभी लोगों के सामने मानिक को पुकारा था। एक पल के लिए सभी लोग देखने लगते हैं तो मन्नत मानिक के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींच कर लाते हुए बोली, ये तो गलत बात है, सुबह का बिना नाश्ता किए बाहर नहीं जाते हैं। मन्नत का इतना ज्यादा बदला बिहेवियर देख तो मानिक भी हैरान था। अगले ही पर मन्नत उसे चेयर पर बैठा देती है तो मन्नत मुस्कुरा देती है और वह राजस्व को सीडीओ से आते देखा उसे भी आवाज लगाती है तो राजस्व भी जाकर चेयर पर बैठकर खाने को खाने लगता है। वही मन्नत को इतना खुश देख परिवार के साथ इतना घुला मिला देखा दादा दादी तो फूले नहीं समा रहे थे। अपनी पोती को इतना खुश देखकर कोई भला क्यों ना खुश होता। उनकी इकलौती जान यहाँ पर इतनी खुश थी। वही मानिक तो खाना कम और मन्नत को ही देखे जा रहा था। मन्नत को जब भी फील होता मानिक उसे देख रहा है तो वह उसे सभी के सामने ही पूछती, कुछ चाहिए आपको। मानिक झेपकर अपनी आंखें नीचे कर लेता है। मन्नत का बिहेवियर बदला वहां पर मानिक को ही नहीं हर किसी को था। हालांकि वैदेही को लग रहा था कि मन्नत और मानिक के बीच में एक दोस्ती हुई है और बाकी घर वाले की खुश थे, पर राजस्व भी थोड़ा हैरान था। वहीं यदि यहाँ पर कोई गुस्से में था तो वह स्वीटी थी। वह मन्नत को ऐसे घर वालों के सामने इतना प्यार पाते देख और मानिक के प्रति इतना अटेंशन देते देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो खुद से कहती है, माँ आप कहाँ उन मठों के चक्कर में पड़ गई, जल्दी आए नहीं तो आपकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। वही नाश्ता करने के बाद सभी उठते हैं और दादी दादी भी चले जाते हैं। मानिक भी जाने को होता है तो मन्नत बोली, मानिक जी। मानिक रुक जाता है तो मन्नत उसे देखते हुए बोली, क्या ऑफिस में मुझे जाकर कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी कि आप मुझे ऐसे ही छुट्टी दे देंगे। वह क्या है कि मेरी नंद और भाई की शादी है तो मुझे भी तो वहां पर जाना ही होगा। ये सुन मानिक कुछ कहता तभी दादी बोली, ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, क्या यह नालायक यहाँ पर भी बॉस गिरी झाड़ेगा तो इसकी खैर नहीं, डंडे से उसकी पिटाई लगाऊंगी। ये सुन मानिक वहां से चला जाता है। वही मन्नत उसे जाते हुए देखते रह जाती है और वह खुद से कहती है, अभी एक ही झटका लगा है, वह भी इतनी जोर से। अभी आगे देखिए आपके साथ क्या क्या होता है। मानिक तो गाड़ी में सोचते हुए ही जा रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम के समय सभी प्लान बनाए थे शॉपिंग के लिए। सभी काफी एक्साइटेड थी। आशी जो अपने ऑफिस में थी वैदेही उसे फोन लगाते हुए बोली, आशी आज नीति और सभी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तुम भी वहां चले जाना, साथ में रहोगी तो अच्छा रहेगा। ये सुन आशिक तुरंत बात मान लेती है। ये देख पहले वैदेही थोड़ी हैरानी तो होती है पर फिर भी वह नॉर्मल ही रिएक्ट कर पाती है। कई साड़ियां, कई सूट तो कई ड्रेस निकली हुई थी। नीति हर एक साड़ी को खुद के ऊपर लगा रही थी और सामने खड़े राघव को दिखाए जा रही थी। राघव चुपचाप बस हो किया जा रहा था। वही ये देख सुमित राघव को हिलाते हुए बोला, क्या हुआ उधर देख, कुछ पूछ रही है। ये सुन राघव देख नीति से बोला, नीति तुम कुछ भी ले लो, तुम पर सब अच्छा लगेगा। ये सुन नीति मुंह फुलाते हुए बोली, भाभी देखा ना आपने अपने भाई का। ये बोल मुंह बनाकर बैठ जाती है।
वही मन्नत भी कुछ कपड़ों को अपने ऊपर रख सामने लगे मिरर में देख रही थी। ये देख राघव बोला, छोटी तेरे ऊपर यह कलर सूट नहीं करता, तू वो पिंक वाला उठाओ, वो तुझ पर ज्यादा सूट करेगा। ये सुन तो मन्नत खांसने लगती है और अगले ही पल साइड में नीति को देखी जो खा जाने वाली नजरों से राघव को ही घूरे जा रही थी। राघव को जैसे ही एहसास होता है वो अपनी थूक गटकते हुए बोला, मन्नत को कलर बचपन से। यह सुन नीति बोली, बस मुझे कुछ भी नहीं सुनना आपके मुंह से। यह बोल वो सुमित को देखते हुए बोली, सुमित चलो मेरे साथ, तुम मुझे बताओ मेरे ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कम से कम फ्लर्टिंग तरीके से ही, हाँ या ना का तो जवाब दोगे ना। ये कह वो सुमित का हाथ पकड़ खींच कर लाती है। नीति सोचती कि वह राघव को जलाएगी और वहां सुमित को कपड़े सेलेक्ट करने में मदद करने लगती है। सुमित तो नीति की खुशी को ही देखे जा रहा था। उसे एक टक देखते हुए अगले ही पल मुस्कुरा देता है। वही राघव जो शायद बोर हुए जा रहा था क्योंकि शॉपिंग जैसी चीज उसे शुरू से ही नहीं पसंद थी, पर सुमित्रा जी बार बार उसे भेज देती थी। शायद उन्हें यह था कि जितना राघव नीति एक साथ रहेंगे उन दोनों के बीच करीबी आएंगी। जमाना भी शायद यही था, एक दूसरे के साथ शॉपिंग कर जान समझने के लिए माँ बाप एक दूसरे पर छोड़ देते थे। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही आशी पर पड़ी। आशी ने ब्लैक जीन्स व्हाइट स्लीवलेस टॉप को कैरी किया हुआ था। उसके छोटे खुले हुए बाल जो लगभग कंधे और पीठ पर बिखरे थे। वो बाल अपने बालों को पीछे करते हुए इधर उधर देखती है तो उसकी नज़र नीति मन्नत पर पड़ी। ये देख वो उन सभी की तरफ बढ़ जाती है और उन सभी को देखते हुए बोली, अगर तुम सभी का लेना हो गया हो तो चलो, माँ ने मुझे तुम सभी को लेकर चलने के लिए बोला है। ये सुनते हैं नीति और मन्नत दोनों ही आशी को देखते हैं। नहीं गाड़ी मन्नत को चलाने आती थी और ना ही नीति को। अतुल उन सभी को छोड़कर जा चुका था। राघव जो एक टक उसी को देख रहा था वो अपनी नजर हटा लेता है। तभी आशिकी की नजर राघव पर पड़ी। ये देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है और वह राघव के पास जाते हुए बोली, तो मिस्टर दीक्षित आप भी यहीं पर है। ये सुनते ही राघव हड़बड़ा जाता है। आशी के उस हरकत के बाद से राघव को आशी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि कब वह क्या कर दे। वही आशी राघव को ऐसे देख बोली, अब जब घर के माहेश्वरी परिवार के दामाद आए गए हैं तो क्यों ना आप आज हम सभी को ट्रीट दे। यहीं बगल में ही आते समय मुझे एक होटल की ओपनिंग दिखी, क्या कहते हैं, खर्चे तो कर सकते हैं नाउ। उसके बेतुके बातों को सुन राघव बोला, यदि मुझे किसी को डिनर करवाना होगा तो मैं वो खुद की मर्जी से खुद की जगह पर ले चलूंगा, नहीं है कि आपके बताए जगह पर। ये सुन राघव कुछ कहता तभी सुमित बोला, आशी जी मुझे लगता है कि आपका मेरे भाई को थोड़ा गलत समझ ली। वो दिखने में कंजूस और गरीब है पर उसने काफी पैसे भर भर कर रखे हैं। अपनी इस तरीके की बेइज्जती सुन राघव उसे घूर कर देखता है, जिससे सुमित हंसते हुए बोला, वो आपको एक होटल में डिनर क्या लंच ब्रेकफास्ट सब करवा सकता है, बस आप अपने डिमांड रखिए। आशी मुस्कुराते हुए सुमित से बोली, मानना पड़ेगा काफी दिलवाले हैं आप। चलिए, दीक्षित परिवार में कोई तो है जो खुद को गरीब नहीं दिखाता। ये सुन सुमित बड़ी अदा से अपने हाथ को हिला देता है। वही नीति यह सब देख धीरे से खुद से बोली, कहीं आशी दी कुछ गड़बड़ ना करे। मन्नत साड़ियों को सेलेक्ट कर चुकी थी। वह दिखाते हुए बोली, वैसे मुझे लगता है हमें कुछ शॉपिंग अपने गांव पर भी करनी चाहिए, वहां भी काफी अच्छी फैक्ट्री है। ये सुन आशी बोली, गांव में भला क्या है, मिलेगा घाघरा चोली। ये सुन मन्नत बोली, दी आप वहां चलकर देखिए तो दिखने में भले ही वो गांव है क्योंकि वहां पर पहले सिर्फ लोग रहते थे, पर अब आसपास में काफी ज्यादा मार्केट और विकास हो चुका है। और कपड़ों के मामले में तो वहां इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी है कि आप पूछो मत, या फिर आप ये कह सकते हो जो भी हम यहाँ पर इतनी हाई लेवल पर खरीद रहे हैं वहां से ही लोग उठाकर ऐसे बड़े बड़े मॉल में कपड़ों को अपना टैग देकर उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। ये सुन आशी बोरियत से बोली, ठीक है वह भी देख लेंगे, तुम्हें भी देख लिया है और तुम्हारे गाँव को भी देखेंगे। ये सुन मन्नत आशी मन्नत को घूरने लगी। सभी उसके बाद डिनर कर घर वापस आते हैं। हालांकि आशी ने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया, ये सभी के लिए थोड़ी ताज्जुब था पर सभी खुश भी थे। घर आने पर दादी ने प्यार से पूछा, क्या हुआ, तुम सभी को इतनी लेट क्यों हुई। ये सुन नीति बोली, दादी हम बाहर से ही खाना खाकर आ रहे हैं। ये सुन दादी उसे अपने पास बुलाते हुए उसके सिर पर हाथ रख बोली, आज तो आप अपने होने वाले पति से मिली। हालांकि हम लोग इस नियम को नहीं मानते पर फिर भी अब इस तरह से मिलना जुलना थोड़ा कम, अब जो भी मिलना है शादी के बाद। ये सुन नीति भी मुस्कुरा देती है। वही किचन में मेनका जी खाना बना रही थी और ईशा मदद कर रही थी। सभी कुछ देर बाद डिनर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही मन्नत ईशा के कमरे में जाती है।
ईशा को सोते देख उसके सिर पर प्यार से हाथ रख बोली, मैंने ठान लिया है कि मैं इस घर में जो भी सब चल रहा है या हो रहा है मैं सब ठीक कर दूंगी और मैंने इसकी शुरुआत भी कर चुका हूँ। मैं तुम्हें ऐसे घुट घुट के जीते नहीं देख सकती जैसे खुद जी रही हूँ। ये बोलते हुए मन्नत गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करती है और फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी तभी कोई हाथ पकड़ उसे झटके से कमरे में खींच लेता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।